जो हम मनोविज्ञान की बुक है कुलदीप सारस्वत जी की, तो पहला जो चैप्टर था और पहले चैप्टर शिक्षा का जो चल रहा था, उसके पहले वीडियो में शिक्षा का अर्थ समझा, मनोविज्ञान का अर्थ समझा, मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में जाना, मनोविज्ञान की परिभाषाएं जानी, जनकों के बारे में जाना, मनोविज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं जानी। अब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जाना। आज शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं और पूरा चैप्टर आज कर देंगे जो भी है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्रो साहब ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर और मृत्यु तक, वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। स्किनर साहब थोड़ा और परिभाषा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। और जबकि क्रो कह रहे थे व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। स्किनर साहब एक जगह ये भी लिखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। तो स्किनर साहब जो है दो परिभाषाएं दी हैं। एक जगह कहते हैं कि मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरी जगह कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। और एक जगह तो ये भी कहते हैं कि शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है शिक्षा मनोविज्ञान। तो तुमसे पूछेगा कि शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये तीन परिभाषाएं स्किनर साहब की। पिल कहते हैं, पिल एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। लो, पिल साहब ने तो शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान ही बता डाला। जेम्स ड्रेवर के अनुसार यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं खोजों के प्रयोगों के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। वह शाखा है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो ये तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जेम्स ड्रेवर साहब देते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अच्छा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सके। अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त व्यवहारिक विज्ञान है जो कि मानव के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। एक तो ये बात निकल के आती है। दूसरी बात ये निकल के आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है जो शिक्षा के कब, कैसे और कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है।
एक सकारात्मक विज्ञान है जो शिक्षा के कब, कैसे और कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। या आप ये कह लें कि शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं के क्या और क्यों से संबंधित है। क्या और क्यों से संबंधित है। इसमें नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र, लिंडग्रेन के अनुसार एक तो शिक्षार्थी है, यानी शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी। दूसरा कार्य क्षेत्र सीखने की प्रक्रिया। तीसरा कार्य क्षेत्र सीखने की परिस्थिति। चौथा है मापन एवं मूल्यांकन। और पांचवा कार्य क्षेत्र है निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य है। ये 5 कार्य क्षेत्र लिंडग्रेन साहब ने बताए। शिक्षार्थी यानी शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो ये 5 जो है कार्य क्षेत्र बताए लिंडग्रेन ने। शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। अच्छा, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक का दृष्टिकोण उन्नत व व्यापक हो जाता है। उन्नत व व्यापक दृष्टिकोण हो जाता है शिक्षक का। ऐसा शिक्षक किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक परिस्थितियां जागृत कर सकता है। किसी भी कक्षा में, किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षिक परिस्थितियां जागृत कर सकता है। ऐसा शिक्षक स्वयं को जान सकता है तथा बालक को पहचान सकता है। स्वयं को भी जान सकता है शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, और बालक को भी पहचान सकता है। ऐसा शिक्षक बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति एवं समदर्शी भाव को अपनाता है। प्रेम, सहानुभूति, समदर्शी भाव। कक्षा में अनुशासन स्थापित कर सकता है। कक्षा में अनुशासन स्थापित कर सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण प्रदान कर सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण प्रदान कर सकता है। ये शिक्षक के लिए, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। अब अभ्यास हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं इसी लेसन के आधार पर। जैसे पहला क्वेश्चन है, लैटिन शब्द साइको का क्या अर्थ है। तो लैटिन शब्द साइको का अर्थ सभी जानते हैं कि आत्मा है। पहले इसको साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना गया था। तुम लोग सभी जानते हो आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो, अरिस्टोटल, डेकार्ड, ये यूनानी दार्शनिकों ने माना था। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, तो वर्तमान में इसको व्यवहार का विज्ञान माना गया है। वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। इसको मानने वाले वाटसन हैं, वुडवर्थ हैं, स्किनर हैं, थॉर्नडाइक है, मैकडूगल हैं। ये सभी व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है, बोला ना कि शिक्षार्थी या बालक जो है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से बना हुआ है। किस भाषा से, ग्रीक भाषा से। और ये ग्रीक भाषा का शब्द साइकोलॉजी लैटिन भाषा से आया ना, यूनानी लैटिन। साइको तो लैटिन भाषा का शब्द है। मनोविज्ञान व्यवहार का एक शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का एक शुद्ध विज्ञान है। ये कथन वाटसन साहब का है। ये कथन वाटसन साहब का है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। ये वाटसन साहब का कथन है। अच्छा, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था, तो 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मन का विज्ञान था। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हो गया। 18वीं में था मन का विज्ञान, 20वीं में हो गया व्यवहार का विज्ञान। और 16वीं शताब्दी में क्या था, आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मन का विज्ञान,
16वीं में आत्मा का विज्ञान, 17वीं 18वीं में मन का विज्ञान और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान और 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मन का विज्ञान हो गया है। फिर मनोविज्ञान का बंजर काल किस शताब्दी को कहते हैं? तो 18वीं शताब्दी को मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं। 18वीं शताब्दी को। मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान शब्द के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान शब्द के जनक जो है रूडोल्फ गॉल का है। कौन है? रूडोल्फ गॉल का है। जय आधुनिक प्रकाशन मनोविज्ञान का, यानी मनोविज्ञान शब्द के जनक कौन है? रूडोल्फ गॉल का है। मनोविज्ञान का जनक कौन? अरस्तु को माना जाता है। वो हमने जनक तुम लोगों को नहीं बताए थे पिछले वाले वीडियो में। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनले हॉल, व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे, व्यवहारवाद के जनक वाटसन, मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल, मौलिक व्यवहारवादी के जनक स्किनर। तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट इसमें दिया पीछे और इधर दिया बुक में विलियम जेम्स। चलो भाई, शिक्षा की त्रिमुखी अवधारणा दी किसने? जॉन ड्यूवी ने। जो त्रिमुखी अवधारणा है ये किसने दी? जॉन ड्यूवी ने। दी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो दी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये पुस्तक है किसकी है? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है मैकडूगल की। किसकी? मैकडूगल की। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? तो बालक है। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया? वाटसन ने। 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा? तो 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा क्रो एंड क्रो ने। विश्व में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कब हुआ? तो जर्मनी में 1879 में विलियम वुंट ने किया था। विश्व में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने किया था? तो वो तो हमने बताया था आप लोगों को, विलियम वुंट साहब ने किया था, जर्मनी के लिम्पंजिंग नामक स्थान पर है। अगला है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, या कथन वुडवर्थ का है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये वुडवर्थ का है, वाटसन वुडवर्थ। मनोविज्ञान को मनरहित विज्ञान माना है वाटसन ने। मनोविज्ञान को मनरहित विज्ञान माना है वाटसन ने। व्यवहार का विज्ञान माना है वाटसन ने। मनोविज्ञान को मनरहित विज्ञान मानकर तभी तो व्यवहार का माना है। मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक किसने बताया? वाटसन ने। मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक बताया किसने? वाटसन ने। मनोविज्ञान में चेतना शब्द को पूरा स्वप्न किसने कहा? तो मनोविज्ञान में चेतना शब्द को पूरा स्वप्न मैकडूगल साहब ने कहा। किसने? मैकडूगल साहब ने। साइके का अर्थ क्या है? तो साइके का अर्थ है आत्मा। मन का सबसे बड़ा भाग होता है, तो मन का सबसे बड़ा भाग होता है अचेतन मन। कौन होता है? अचेतन मन। तो अब ये पहला लेसन एंड हो गया है। दूसरा लेसन शिक्षक वाला हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब 2020 की शिक्षा नीति की बुक ले लेंगे तो उसमें फिर हम बाद में इसको ले लेंगे। जो इस बुक का तीसरा लेसन है, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अभी टाइम है इस वीडियो में 30 मिनट का, तो कम से कम हो ही जाए। तो वृद्धि एवं विकास तीसरा लेसन स्टार्ट करते हैं। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। देखिए, बाल विकास ही प्रारंभिक मानव विकास है। मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है।
सभी पहलुओं का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यापक अध्ययन किया जाता है। जो ये विकासात्मक मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यापक अध्ययन किया जाता है। इसमें से परिपक्वता के काल तक के अध्ययन को बाल विकास की श्रेणी में रखा जाता है। परिपक्वता के काल तक के अध्ययन को बाल विकास की श्रेणी में रखा जाता है। विकास में अभिवृद्धि व विकास को दो अलग अलग पहलू हैं। विकास में अभिवृद्धि व विकास दो अलग अलग पहलू हैं, जबकि अधिकतर लोग इन्हें एक ही मान बैठते हैं। विकास और विकास में अभिवृद्धि को एक ही मान बैठते हैं, लेकिन हैं दो अलग अलग पहलू। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होती है, जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला ये विकास को दर्शाती है। अभिवृद्धि का मेरा मतलब कह रहा है, अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होती है, और जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला विकास को दर्शाती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के अनुसार वृद्धि व विकास इस प्रकार है। फ्रैंक साहब ने कहा है वृद्धि व विकास को, कहा कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, ये फ्रैंक साहब ने कहा है। हरलॉक साहब कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास जो है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ऐसा हरलॉक साहब का मानना है। तो अच्छा, ये तो विकास की बात कर रहा है ना। फ्रैंक ने कहा है कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। फिर हरलॉक साहब कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अच्छा, अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। अभिवृद्धि का मतलब ये होता है शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा व तौला जा सकता है। और विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा ये बढ़कर या विकसित होकर मजबूत या पुष्ट हो जाती हैं। अभिवृद्धि से अवश्य होता है। हरलॉक के अनुसार विकास में गर्भ में आने से लगातार मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। विकास में तो गर्भ में आने से लगातार मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों की लुप्तता, नए चिन्हों का विकास। आकार में परिवर्तन में जैसे अंगों की ऊंचाई, वजन व आकार में वृद्धि। अनुपात में परिवर्तन जैसे बालक में आयु के साथ साथ अनुपात, अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होता है, धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ता है। तीसरा जो परिवर्तन था, विकास था, पुराने चिन्हों की लुप्तता जैसे दूध के दांतों का लुप्त होना, नए चिन्हों का विकास जैसे स्थायी दांत तथा दाढ़ी मूंछ का उगना आदि। एक विद्वान मुनरो ने कहा है कि
कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है विकास के नाम से जानी जाती है। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है विकास के नाम से जानी जाती है। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो ये तो मुनरो ने कह दिया कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास के नाम से जानी जाती है। सृजनात्मक अगला है, ये परिभाषा से अलग है। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। मॉन्टेसरी व किंडरगार्टन खेल पद्धति पर आधारित है। मॉन्टेसरी व किंडरगार्टन खेल पद्धति पर आधारित है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास की वह दिशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है। विकास की वह दिशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है और विकास तंत्र को नियंत्रित कर रखती है, वह दशा प्रगति का मापदंड होता है तथा इसका प्रारंभ शून्य है। विकास की वह दिशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है और विकास तंत्र को नियंत्रित रखती है, वह दशा प्रगति का मापदंड होता है तथा इसका प्रारंभ शून्य है। प्रायः वृद्धि तथा विकास को समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वृद्धि तथा विकास को समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निसंदेह दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर ही संकेत करते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों में कुछ अंतर है। सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय वृद्धि के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त पक्षों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। उदाहरण जैसे बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं या बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है यह विकास को दर्शाता है। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित है। अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? देखिए, अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है, जबकि विकास व्यापक अवधारणा है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, जबकि विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जबकि विकास क्रम से चलता है। अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है, जबकि विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं। अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं, जबकि विकास के परिवर्तन निवृद्धि सूचक व हास्य सूचक होते हैं। अभिवृद्धि के परिवर्तन निवृद्धि सूचक होते हैं, जबकि विकास के परिवर्तन विवृद्धि सूचक व हास्य सूचक होते हैं। ध्यान रहे, प्रथम माह सिर को उठाना, 3 माह में गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण, 5 माह में सहारा देने पर बैठना, 5वें माह में सहारा देने पर बैठना, 6वें 7वें माह में बिना सहारा बैठना और 7वें 8वें माह में सहारे से खड़ा होना, 9वें 10वें माह में बिना सहारे से खड़ा होना, 1 वर्ष में बिना सहारा चलने फिर घिसटना, 2 वर्ष में दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना 2 वर्ष में, 3 वर्ष में कूदना, साइकिल चलाना। तो ये विकास है। प्रथम माह सिर को उठाना, 3 माह गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण, 5 माह सहारा देने पर बैठना, 6वां 7वां माह बिना सहारे बैठना और 7वां 8वां बिना सहारे से खड़ा होना, 9वां 10वां बिना सहारा खड़े होना, 1 वर्ष में बिना सहारे चलने फिरना, 2 वर्ष में दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना और 3-4 वर्ष में कूदना, साइकिलिंग चलाना। अगला है विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत। अगली हेडिंग है
विकास के विभिन्न आयाम या सिद्धांत, है ना। देखिए, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। ये भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जो गुजरता है उसे विकास कहते हैं। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। विकास क्रम का सिद्धांत देखिए, इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास का निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है उसके बाद बोलता है। भाषा के विकास में बालक जो है सुनता पहले है, बाद में बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। सबसे बाद में लिखता है, पढ़ता पहले, पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। यह विकास क्रम का सिद्धांत है। अच्छा, विकास की दिशा का सिद्धांत, चौथी हेडिंग है। विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत में तुमने देखा कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था गुजरता है, विकास कहलाता है। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। यही तो आयाम एवं सिद्धांत है। फिर विकास क्रम का सिद्धांत क्या है? इसमें गामक एवं भाषा विकास का निश्चित रूप से होता है। भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता और फिर लिखता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, वो तो विकास क्रम का सिद्धांत था, अब दिशा का सिद्धांत। देखिए, विकास की दिशा के सिद्धांत में बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, सिर से पैर की दिशा में होता है। अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भाधान के वक्त सिर से पैर की ओर होती है। इस प्रकार के विकास को मस्तकोपनिकी, मस्तक अधमुखी एवं केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिर से पैर की ओर जब विकास होता है, मस्तक अधमुखी व केंद्र से परिधीय विकास। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए, परस्पर ये सिद्धांत हैं उसके, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो व संवेगात्मक हो, सभी स्वरूप एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। कहावत भी है कि जो शरीर के स्वरूप होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है, वह सामाजिक कार्य करने में भी आगे रहता है। ये परस्पर संबंध का विकास है। ये सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये कहता है कि बालक के विकास के सभी स्वरूप एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो व संवेगात्मक हो। कहावत भी है कि जो शरीर के स्वरूप होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है तथा वह सामाजिक कार्य करने में भी आगे रहता है। अगला है चक्राकर विकास का सिद्धांत। चक्राकर विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास और रेखीय गति तथा स्थिर दर से नहीं होता बल्कि चक्राकार होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति तथा स्थिर दर से नहीं होता बल्कि चक्राकार होता है। यानी विकास प्रक्रिया के दौरान ऐसे अवसर आते हैं जब किसी एक क्षेत्र में विकास की पहले से प्राप्त स्थिति का समायोजन करने के लिए कुछ क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया कुछ समय तक रुक जाती है तथा संतुलन के बाद पुनः प्रारंभ होती है। अगला 6वां सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास प्रक्रिया को निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, अर्थात विकास की प्रक्रिया अविराम गति से चलती रहती है। जैसे माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया आरंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती है या चलती रहती है, तो ये निरंतर विकास का सिद्धांत है। 8वां सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। एक आयु के 2 बालकों तथा 2 बालिकाओं का या एक बालक और एक बालिका के शारीरिक, मानसिक, भाषा और संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है।
जैसे जुड़वा भाई भाई और बहन बहन भी शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विभिन्नता रखते हैं और उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता है। नवा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का मॉडल या प्रतिमान समान होता है, चाहे उनका जन्म विश्व के किसी भी भाग में हो, अर्थात चाहे वो गरीब हों या अमीर, लेकिन सभी बालकों का मॉडल या प्रतिमान समान होता है। 7वां सिद्धांत दिया गया है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य होता है और वह बाद में विशिष्ट होता है। जैसे बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है और बाद में संवेगों को याद करता है। अगला है वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरना दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। जैसे परिवार में छोटा बच्चा अपने से बड़ों को देखकर सुनकर उसका अनुकरण यानी नकल करते हुए सीखता है। और अगला है एकीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों की तथा फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। जैसे पहले हाथों को, फिर अंगुलियों को तथा बाद में हाथ व अंगुलियां दोनों को एक साथ हिलाता है। तो ये तो कुछ विकास के सिद्धांत थे। इसमें पहला सिद्धांत था विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास का क्रम का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, चक्राकार विकास का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वंशानुक्रम वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो ये तीसरा जो लेसन था उसके कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीवन के प्रारंभ 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये स्टैग का कथन है। किसका? स्टैग साहब कहते हैं कि जीवन के प्रारंभ 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। अगला है बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था किसने कहा है? ये सिगमंड फ्रायड ने कहा है। काम की प्रसुप्तावस्था कहा है बाल्यावस्था को, काम की प्रसुप्तावस्था, सिगमंड फ्रायड। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार से निर्देशन अपेक्षित है। शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार से निर्देशन अपेक्षित है। ये रॉस ने कहा है। किसने कहा है? रॉस ने। चौथा क्वेश्चन है बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का काल किसने कहा? तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का काल किलपैट्रिक ने कहा। प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का काल बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने कहा। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है किशोरावस्था। ये वैलेंटाइन जी कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये क्रो ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। 7वां क्वेश्चन है बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दोगुना सीख जाता है। प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दोगुना सीख जाता है। ऐसा मानने वाले जो हैं वो गैसल साहब हैं। कौन है? गैसल साहब। 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दोगुना सीख जाता है, गैसल साहब। अगला है 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये ब्रिजेस कहते हैं, ब्रिजेस। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये कहने वाले हैं ब्रिजेस, ब्रिजेस। अच्छा, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है कोल एवं ब्रूस ने। किसने कहा? कोल एवं ब्रूस ने कहा है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, ये वैलेंटाइन कहता है। वही वैलेंटाइन
जिसने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। शैशवावस्था को कहते हैं कि सीखने का आदर्श काल है। और बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है कोल एवं ब्रूस ने। अच्छा, अगला है, बताइएगा। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। ये सिगमंड फ्रायड का कथन है। काम की प्रसुप्ति अवस्था नहीं, सिगमंड फ्रायड। ये कुछ शिशु में बहुत ही काम प्रवृत्ति देख रहा है। 12वां क्वेश्चन है, शैशव अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। शैशव अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। ये वाटसन साहब कहते हैं। वाटसन साहब कहते हैं शैशव अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। अगला है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसने बताया? रॉस ने। किसने? रॉस ने। अगला 14वां क्वेश्चन है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते ना हो। तो स्ट्रैग साहब ने लिखा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते ना हो। स्ट्रैग। 15वां और इस लेसन का, तीसरे लेसन का अंतिम क्वेश्चन, किसने बाल्यावस्था को मिथ्या एवं छंद परिपक्वता की अवस्था बताया? तो रॉस ने ही बताया। मिथ्या एवं छद्म परिपक्वता की अवस्था बाल्यावस्था को बताया रॉस ने। और रॉस ने ही कहा था कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते ना हो। तो इस तरीके से ये पहला और तीसरा लेसन हुआ। दूसरा लेसन बाद में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में चौथा लेसन आएगा, विकास की अवस्थाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज। जो हम